I Kanika Bhardwaj welcome you all in the DK classes. So guys, today we'll be starting with a new topic and that is basis of classification of core data and non core data. इसको अपन न्यू टॉपिक तो वैसे है ही क्योंकि ये सिलेबस में एक सेपरेट टॉपिक दे रखा है, बट वैसे ये जो टॉपिक है ये अपने प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड ही है. प्रीवियसली अपन ने लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर 8 जो था आपका वो था टेक्सोनॉमी के ऊपर. तो लेक्चर 8 में हमने पढ़ा था अबाउट द टेक्सोनॉमी इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट द DINC. क्या था DINC? आई होप यू ऑल नो व्हाट इज DINC. DINC इज D stands for description, I stands for identification, N is for nomenclature and C is for classification. तो C is for classification और उस classification से ही क्या उठ के आया, basis of classification of core data and non core data. जिस तरह से अपन ने nomenclature के अंदर क्या देखा था, binomial nomenclature. Similar way में क्लासिफिकेशन के अंदर ही क्या होता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा. सो दिस इज योर लेक्चर 9. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. व्हाट इज क्लासिफिकेशन? यू ऑल नो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट या ग्रुपिंग करना किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज की ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. So classification is a process of grouping and arranging of organism into various division according to the established criteria. ये criteria कौन decide करता है? criteria scientist ही decide करते हैं. और किस basis पे criteria decide होता है? on the basis of observable characters, on the basis of genetical and cytological studies and on the basis of the evolutionary relationship. तो इन सारे criteria को देखते हुए एक किसी भी स्पीशीज़ को, अननोन स्पीशीज़ को हम उसकी प्रॉपर ग्रुपिंग कर देते हैं, उसको प्रॉपर अरेंज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को विद इन दी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इजीली रिकग्नाइजेबल एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स. ऐसे कैरेक्टर्स हम लेते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स में भी जो कि ईजिली रिकग्नाइजेबल हैं, यानी कि जैसे हम ईजिली उनको जिनको हम दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं. जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, बॉडी पे हार्ड कवरिंग है या सॉफ्ट कवरिंग है, यानी एक्सोस्केलेटन है या एंडोस्केलेटन है. ये सारी चीज़ें यानी कि जो हम बिल्कुल जनरल टू जनरल एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ते हैं ना एक एनिमल के अंदर, वो सारे रिकग्नाइजेबल कैरेक्टर्स हैं एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं. Now next is need of classification. Why we do classification? ऐसी क्या ज़रूरत आती है कि क्लासिफिकेशन करना इतना ज़रूरी है? एक रीज़न तो हमने देख लिया था जब अपन ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन अपन करते हैं या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. जो सबसे लास्ट में स्टेप आता है वो क्या आता है, क्लासिफिकेशन का आता है. सबसे पहले क्या आया, डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन यानी कि उसने पूरे कैरेक्टर्स को अच्छे से देखा, अच्छे से उसने कैरेक्टर्स की पहचान की. उसके बाद फिर सेकंड स्टेप इज़ द आइडेंटिफिकेशन. अब उसने उनको आइडेंटिफाई करा कि अगर पुराने किसी ग्रुप के एनिमल से अगर ये मिल रहा है एनिमल तो उसको उस ग्रुप में रख देते हैं, और अगर नहीं मिल रहा, अगर हमें लगता है कि ये एक न्यू स्पीशीज़ आया है तो हम उसके लिए एक अलग से ग्रुप तैयार करते हैं. इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन करना. नेक्स्ट इज उसने नॉमेनक्लेचर करा, यानी उसको नेमिंग दी. नेमिंग के बाद फाइनल जो स्टेप आता है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन, यानी अरेंजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़. तो अब क्या नीड हो गई क्लासिफिकेशन की, हमने क्यों उसको अरेंज करा, क्यों नहीं हमने सिर्फ नॉमेनक्लेचर तक दे दिया और उसको ख़त्म कर दिया. तो लेट्स सी. फर्स्ट इज़ व्हाट, it shows the interrelationship in different groups of organism. ये क्लासिफिकेशन क्या शो करता है, इंटर रिलेशनशिप शो करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में. जैसे किंगडम जिनका अलग होता है, फाइलम जिनका अलग होता है, जैसे जिनका फाइलम सेम है उनका किंगडम भी सेम होगा, जिनकी क्लास सेम है उसका फाइलम भी सेम होगा, जिनका ऑर्डर सेम है उनका क्लास भी सेम होगी. यही चीज़ अपन ने पढ़ी थी 7 टेक्सा में. लेकिन जिनके डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, जिनके डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं कि वो सिम्बायोटिक नेचर शो कर रहे हैं आपस में, पैरासिटिक नेचर शो कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लासिफिकेशन दिखाती है. जैसे इंटर रिलेशन
रिलेशनशिप एक अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक जो होता है वो पैरासिटिक इन नेचर होता है और वो ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करता है। तो ह्यूमन और लिवर फ्लूक के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। क्या इंटर रिलेशनशिप हुआ? पैरासिटिक नेचर का, पैरासिटिक जो रिलेशनशिप है वो आ गया बिटवीन ह्यूमन एंड द लीवर फ्लूक। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स जो हैं वो इंटर रिलेशनशिप शो करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? It can easily understand the origin and evolution of the organism। origin and evolution क्यों हम समझ सकते हैं? क्योंकि हमको इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी पढ़ते हैं कि ये कहाँ से इवोल्यूशन होकर आया है, इसका कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स आ गए हैं, कुछ अलग से इवोल्यूशन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ओरिजिन अपन कैसे कह सकते हैं? जिस भी साइंटिस्ट ने फर्स्टली इसको ओरिजिनेट करा, इसको पहचाना, इसको देखा, आइडेंटिफाई करा, उसका नेम भी हम साइंटिस्ट का नेम भी लिखते हैं इन दैट ब्रैकेट। यू ऑल नो, हमने रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें फोर्थ रूल यही था कि जिस भी साइंटिस्ट ने इसको फर्स्टली डिस्क्राइब करा है, आइडेंटिफाई करा है, उस साइंटिस्ट का नेम भी आता है इन द ब्रैकेट आफ्टर द नेम ऑफ द स्पीशीज। तो इस तरह से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर उस एनिमल की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है? क्या वो मैमल है, क्या वो एवीज है, क्या वो एम्फीबियंस है, आर दे रेप्टाइल्स, क्या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। देन द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज टू नो द कैरेक्टर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, इसके लिए अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं जो अपन ने लास्ट लेक्चर में लिया था, टाइगर एंड द लॉयन, पेंथ्रा लियो एंड पेंथ्रा टाइग्रिस। यानी ये दोनों ही जो है इनका किंगडम सेम है, फाइलम सेम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस तक सारी चीज़ें, फ्रॉम किंगडम टू जीनस एवरीथिंग इज सेम, एवरी ग्रुप इज सेम, बट इनका क्या अलग है? स्पीशीज़ नेम जो है, या हम कह सकते हैं जो इनका स्पेसिफिक नेम है, सिर्फ वो अलग है। तो उस बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि इनका क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ना कुछ इनके अंदर डिफरेंट तो है ही, तभी एक को हमने लियो नाम दिया और दूसरे को टाइग्रिस नाम दिया। तो डिफरेंस तो है ना कहीं तो, क्या डिफरेंस है यही पता लगाना है। सिमिलैरिटी तो अपन ने देख ली कि किंगडम से लेकर जीनस तक उसका सब कुछ सिमिलर है, सारे ग्रुप्स उनके सिमिलर है, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंस भी होगा ही होगा, डेफिनेट सी बात है। तो क्लासिफिकेशन जब अपन पढ़ते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, किसी भी स्पीशीज़ का, तो ये वो यही पता लगाते हैं हम कि उससे हमें यही बेनिफिट मिलता है कि हम दो ग्रुप्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप जान सकते हैं, उनके ओरिजिन एंड पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को जान सकते हैं, अपन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, देयर सिमिलैरिटीज एंड देयर डिफरेंसेस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, व्हाई इट इज सो नीडफुल एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और जो टेक्सोनॉमी है ना, उसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। टेक्सोनॉमी क्या थी? टेक्सोनॉमी वाज द साइंस जिसकी में कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करेंगे एंड देन हम उसकी नेमिंग करेंगे, यानी हम उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये तो हमने किसके बेसिस में करा? टेक्सोनॉमी में एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे। बट साइंटिस्ट सेड कि एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक सिस्टमैटिक्स नाम दिया। और ये सिस्टमैटिक्स कहाँ से आया था? जो कैरोलस लीनियस की बुक थी सिस्टमा ऑफ नेचुरे, वहाँ से ये वर्ड आया सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स अपने साथ क्या लेकर आया कि हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना पड़ेगा। ठीक है,
इसी तरह से डिफरेंट लेवल्स थे टैक्सोनॉमी में। पहला लेवल क्या कहता है कि हम सिर्फ उसको ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, दैट वाज द अल्फा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी क्या कहता है, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन व्हाट अबाउट द ओमेगा टैक्सोनॉमी की जेनेटिकल साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स पता चलेंगे। एंड व्हाट अबाउट द गामा टैक्सोनॉमी की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिफर करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये जो गामा टैक्सोनॉमी आई या ओमेगा टैक्सोनॉमी आई, ये कब आई, ये जब आई जब सिस्टमैटिक्स की डिस्कवरी हुई, जब सिस्टमैटिक्स को प्रपोज करा गया, जब सिस्टमैटिक को सामने लाया गया, उस टाइम पे ओमेगा टैक्सोनॉमी और गामा टैक्सोनॉमी आई थी। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अपनी बात हुई टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की, कि सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देखा, बाद में उन्होंने फिर इवोल्यूशन को देखा। कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब ध्यान रखना टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में ध्यान से सुनना कि वो किसको, उसमें भी पहले एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स आएंगे, बाद में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आएगा, सो डोंट गेट कंफ्यूज। Okay, now let's see what types of classification says. Types of classifications क्या क्या होती हैं? First is artificial system, natural system and the phylogenetic system. So one by one एक बार अपन इन systems को देख लेते हैं। Artificial system क्या कहता है? Artificial system says that to classify on the basis of limited range of morphological characters, limited range, ध्यान रखना इस बात को, लिमिटेड रेंज यानी बहुत कम कैरेक्टर्स उसने लिए थे। जब क्लासिफिकेशन आया ही था, मतलब उस टाइम पे सबसे पहला जो सिस्टम था वाज द आर्टिफिशियल सिस्टम, और उसमें क्या कहा गया कि बहुत ही मतलब उसके बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो बहुत छोटे स्केल पे उन्होंने क्या करा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे, यानी बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स उन्होंने साथ में लिए, और उन लिमिटेड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर ही उन्होंने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए और क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो जब तक हम डीपली किसी चीज़ की स्टडी नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। हो सकता है जब हम डीप स्टडी करें तभी हमको उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस और अच्छे से क्लियर हो। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसके आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखोगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे ही थोड़ी ना अपन उसको क्लासीफाई कर देंगे, इसीलिए इसको फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया था। नाउ कम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे जिसके बेसिस पे दे हैव क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म। नाउ एरिस्टोले क्लासिफाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। ये अपन ने एकदम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जिसमें कि लेक्चर का नाम था अपना हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके अंदर अपन ने ये देखा था कि एरिस्टोले वॉज द वन हु क्लासिफाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द आरबीसीज। तो उन्होंने यही आर्टिफिशियल सिस्टम की हेल्प लेते हुए और एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक तो था कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, एक था एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी क्लासिफिकेशंस होती थी वो इसी तरह होती थी, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। तो इन्हीं बेसिस पे इन्होंने क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर इसी बेसिस पे, प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पे ही क्या होता था, डिफरेंशिएशन होता था। Now artificial system was discarded. Why it was discarded? Because does not show the evolutionary relationship between the organism. कोई evolutionary relationship दिखाई नहीं रहा है, but इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो वो जब दिखाएगा ना जब वो थोड़े से कैरेक्टर्स को बढ़ाएगा। उसमें तो अपने कैरेक्टर्स जो उन्होंने जिस अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स ही उन्होंने बहुत लिमिटेड रेंज में ले रखे हैं। नेक्स्ट इज ओनली लिमिटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। लार्ज स्केल पे उन्होंने कोई कैरेक्टर्स ही नहीं लिए, उन्होंने बहुत छोटे स्केल पे कैरेक्टर्स को लिए, जैसे कि सिर्फ 4 या 5 कैरेक्टर्स लिए और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे कि 4 या 5 कैरेक्टर्स लिए और उसके बाद फिर उन्होंने उसको क्लासिफिकेशन कर दी। नेक्स्ट इज ऑल द प्लांट्स आर नॉट क्लासिफाइड। सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो क्लासिफाई नहीं किए गए। इसके अंदर भी बहुत से प्लांट्स ऐसे थे जिनमें कि अगर अपन एब्सेंस और प्रेजेंस बोलते तो उस बेसिस पे सारे प्लांट्स क्लासिफाई नहीं हो सकते।
नाउ नेक्स्ट इज केम द नेचुरल सिस्टम. अब क्योंकि आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया तो दूसरा सिस्टम आया, वो था नेचुरल सिस्टम. उसमें क्या था, दिस सिस्टम क्लासिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. अब आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या था, लिमिटेड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स देखे गए, बट नेचुरल सिस्टम में क्या देखा इन्होंने, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखे थे, यानी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को इन्होंने कंसिडर करा था. ऑब्वियसली फिर इसमें सही चीजें आनी थी. नाउ दिस वाज प्रपोज्ड बाय द बेंथम एंड द हुकर. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि अब क्या कैरेक्टर्स उन्होंने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ऑन्टोजेनी और डेवलपमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड साइटोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी एंड मेनी मोर. ठीक है. अब आप देखो कि सिर्फ आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा गया, बट नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर अपन देखें तो इतने सारे कैरेक्टर्स जो अपने पास सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये कैरेक्टर्स से तो उन्होंने ले लेकर क्लासिफिकेशन कर दी, और उसके बावजूद ये बोल रहे हैं मैनी मोर, यानी इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे. सो ऑब्वियसली जो क्लासिफिकेशन इस बार होनी थी नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे, वो एकदम अप्रोप्रिएट होनी थी, उसमें गलती का कोई चांस ही नहीं था. Now next was the phylogenetic system. इसीलिए ध्यान रखना, आर्टिफिशियल सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया था, बट नेचुरल सिस्टम को डिस्कार्ड नहीं करा गया. नेचुरल सिस्टम के साथ साथ ही एक नया सिस्टम आया, was the phylogenetic system. And this system classifies on the basis of evolutionary relationship. ये सिस्टम सिर्फ आया ही इसीलिए था कि evolutionary relationships के बेसिस पे भी अब आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करो. वी कैन नॉट ओनली सी द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और वी कैन नॉट ओनली गो ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को देखते हुए भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. देन नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक वॉज प्रपोज्ड बाय द एंगलर एंड प्रालेंट. एंगलर और प्रालेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको प्रपोज करा था इन 1887 टू 99. नेक्स्ट वाज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी कंसेप्ट फ्रॉम द डार्विन्स बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन की एक बुक थी नेचुरल सिलेक्शन नाम से. जब अपन इवोल्यूशन पढ़ते हैं उस टाइम पे अपन ये बुक के बारे में पढ़ते हैं. नेचुरल सिलेक्शन नाम से उन्होंने एक बुक निकाली थी. उस बुक के अंदर उन्होंने इवोल्यूशनरी कंसेप्ट दिया था. उस इवोल्यूशनरी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए फाइलोजेनेटिक सिस्टम के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पढ़े गए किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, और फिर उस ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या करा गया, उनको सेग्रीगेट करा गया या उनको क्लासिफाई करा गया. नाउ नेक्स्ट इज द क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. अब अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो क्या था, अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाई वी नीड टू डू द क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या है. अब अपना जो मेन टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है अपना, वो अब स्टार्ट हो रहा है. दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा. तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया थे जिसके ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया कॉर्डेटा का और नॉन कॉर्डेटा का. सो व्हाट वाज दोस important points? First is level of organization, then coelom, symmetry, segmentation, embryogeny, notochord, body support and production, and the last is body plan. So these are few पॉइंट्स वी कैन से जिसके बेसिस पे ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का. कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा जो है ये तो एक मेन ग्रुप्स हैं कि एक मेन ग्रुप्स के अंदर अपन ने एनिमल को डाल दिया है कि जो नॉन कॉर्डेटा है उनके पास नर्व कॉर्ड नहीं है, कॉर्डेटा के अंदर नर्व कॉर्ड है. लेकिन कुछ क्राइटेरिया भी होगा जिसके बेसिस पे जो अंदर के एनिमल्स हैं, जो नॉन कॉर्डेटा में इतने सारे फाइलम्स आ रहे हैं, कॉर्डेटा के अंदर इतनी सारी क्लासेस आ रही हैं, उनको भी तो डिवाइड करा गया होगा किसी ना किसी क्लास में, किसी ना किसी ऑर्डर में, किसी ना किसी जीनस में. तो उनको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिवाइड किया गया. तो ये वो क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया. नाउ लेट्स सी, फर्स्ट इज व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज सेल्यूलर लेवल,
टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सी कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म होता है, अगर कोई भी एक छोटा से छोटा अगर अपन ऑर्गेनिजम्स भी लेते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ होता है? सबसे पहले अगर कोई यूनिसेल्यूलर की भी अगर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर सिंगल सेल तो होगी, ठीक है, सिंगल सेल होगी, उसके बाद वो पूरा ऑर्गेनिज्म अपन बोल सकते हैं। अब वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या वो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसकी जो वी कैन से कि उसकी जो बनावट है, वो जो बना हुआ है वो किस लेवल का बना हुआ है? क्या वो सेल ही सेल से बना हुआ है, क्या वो टिश्यूज से बना हुआ है, क्या वो ऑर्गन से बना हुआ है, या क्या उसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम है? तो अगर अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वो सेल से बने हुए होते हैं, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे अपन थोड़ा सा आगे जाते जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी अलग अलग चेंजेस आते जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो वैसे ही जैसे जैसे हम आगे आगे फाइलम्स में पढ़ेंगे, कुछ टिश्यू लेवल्स के होंगे, कुछ ऑर्गन लेवल्स के, एंड सम आर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो सेल होता है दैट इज व्हाट सेल इज द वेरी वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की, लेकिन एक सेल जो होता है वो अपने सारे फंक्शंस कर सकता है, क्योंकि यूनिसेल्युलर के अंदर क्या होता है? एक ही सेल सारे फंक्शन करता है। तो उस सेल के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरे फंक्शंस को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है। अपने अंदर भी जो वेरियस फंक्शंस चलते हैं वो कोई ना कोई सेल ही कर रहा होगा, या ग्रुप ऑफ सेल्स कर रहे होंगे, या ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन वो है तो अल्टीमेटली सेल ही ना। अगर अपन उसके स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो सेल ही है जो कि फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना। अगर हमने ग्रुप ऑफ सेल कर दिया तो ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म्स व्हाट? टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स व्हाट? ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, एंड दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्स व्हाट? अ प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से अ हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट एक स्मॉलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा या एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा, बट एक हायर लेवल ऑफ एनिमल जो होगा या हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा उसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट let's see the definition of these cellular level, tissue level, organ level and organ system level. So first is cellular level की अगर अपन बात करते हैं तो organism is made up of what? Single cell we can say, or a cell. An example can be the sponges. Tissue level की में organism is made up of the tissues, यानी group of cells का बना हुआ होता है, that is a tissue. Example can be the coelenterate phylum. Organ level के अंदर organism have well developed organs. In this we can say the example can be the Eschyhelminthes or from Annelida to the Chordata. और organ system के अंदर organism have well developed organ system. Example is from Platyhelminthes to Chordata. अब इसके अंदर क्या होता है कि हम सेल के अंदर अगर ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लें तो सेल के अंदर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो नर्व सेल होती है दैट इज अ सेल, और वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो नर्व सेल जो होती है वो क्या शो कर रही है? सेल्यूलर लेवल, वो अपना फंक्शन खुद कर रही है, सिंगल सेल ही उसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम टिश्यू की बात करें तो जब नर्व सेल ग्रुप्स में प्रेजेंट रहती हैं तो उनको अपन बोलते हैं नर्व टिश्यू। ऑर्गन की बात करें तो ब्रेन, और अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम। और फिर नर्वस सिस्टम किसके अंदर होता है? एक प्रॉपर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस स्क्रीन में भी दिख रहा होगा कि अगर हमने पूरा एक ऑर्गेनिज्म भी बना हुआ है तो वो किससे बना है? सेल से बना है। सेल के अंदर फिर टिश्यू, सेल बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बनाए, बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया, और पूरे के पूरे एक ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और इस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म इज रेडी। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू व्हाट? सीलोम। नेक्स्ट क्या आता है? आपके सीलोम आता है। तो सीलोम क्या होता है? सीलोम इज द सेंट्रल कैविटी। सीलोम क्या होती है? एक सेंट्रल कैविटी होती है बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म।
ओके, मीजोडर्म से वो लाइंड अप होती है। अभी अपन बात करेंगे आगे कि मीजोडर्म और मीजोग्लोए दो टर्म होती है, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस होता है। आपने सुना होगा 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, वन इज एक्टोडर्म, वन इज एंडोडर्म एंड द अनदर वन इज वाज मीजोडर्म। तो मीजोडर्म यहाँ पे वही है, तीसरी जो मिडिल लेयर होती है, जर्म लेयर जो होती है, वही थर्ड जर्म लेयर है ये। तो सीलोम कैविटी जो होती है दैट इज बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल एंड इट इज लाइंड अप बाय द मीजोडर्म। नाउ सीलोम में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज ए सीलोमेट, देन स्यूडोसीलोमेट, देन सीलोमेट। यानी कि ए सीलोमेट यानी ट्रू सीलोम जो है वो एब्सेंट है, स्यूडोसीलोमेट यानी फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, और सीलोमेट के अंदर क्या आता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। तो ए सीलोमेट is coelom is absent, example can be the platyhelminthes. Then next is the pseudocoelomate where false coelom is present, example is eschyhelminthes। और ये जो false coelom होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, mesoderm तो appear as a pouches between the endoderm and the ectoderm but the cavity is not found lined by the mesoderm। फॉल्स सीलोम अपन कैसे बोल सकते हैं कि मीजोडर्म तो प्रेजेंट होता है दोनों जर्म लेयर के बीच में, बट अपन ने जो बोला ना कि सीलोम क्या होती है, सेंट्रल कैविटी होती है जो कि लाइंड अप रहती है मीजोडर्म से, तो वो सेंट्रल कैविटी जो है ना वो होती भी है बट वो मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं क्या फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज सीलोमेट जहां पर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है एंड द एग्जाम्पल कैन बी फ्रॉम एनेलिडा टू दी मोलस्का। नाउ लेट्स सी द पिक्चर्स। तो ये ए सीलोमेट का डायग्राम है वेयर द ट्रू सीलोम इज एब्सेंट, देन स्यूडोसीलोमेट एंड देन द सीलोमेट। ओके, अब आपको ए सीलोमेट में देखो, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है सीलोमेट और ए सीलोमेट के अंदर। सीलोमेट और ए सीलोमेट में ये डिफरेंस है कि इधर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है बट ए सीलोमेट का स्ट्रक्चर देखो, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसका। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर सेंट्रल कैविटी तो है बट वो मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं है। लेकिन एक बार आप सीलोमेट का डायग्राम देखोगे तो उसमें देखो कितनी प्रॉपर लाइंड अप है सेंट्रल कैविटी और प्रॉपर स्फेरिकल फॉर्म में है, या फिर हम कह सकते हैं सर्कल की फॉर्म में है। ठीक है, स्यूडोसीलोम में क्या होता है कि ये प्रॉपर कैविटी नहीं होती, कैविटी तो होती है बट प्रॉपरली नहीं होती। So this is a difference between the acoelomate, pseudocoelomate and the coelomate. Now next is what body symmetry. Coming on to the next point, that is the body symmetry. अब body symmetry यानी body कैसी बनी हुई है, whether it is a symmetrical or asymmetrical, किस तरह से body बनी हुई है। So repetition of a parts in animal in a orderly fashion. बॉडी सिमेट्री का क्या मतलब है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर एक बॉडी होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग अपन सिमेट्री उसकी डिसाइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज व्हाट एसिमेट्रिकल यानी कोई सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट इज व्हाट रेडियल सिमेट्री एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं बॉडी सिमेट्री के अंदर, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री या बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री यानी कोई सिमेट्री ही नहीं है, जो एनिमल है दैट कैन नॉट डिवाइड इनटू द 2 इक्वल हाफ। रेडियल सिमेट्री की जब अपन बात करते हैं तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम बीच से काटते हैं फ्रॉम द सेंटर, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है रेडियल सिमेट्री के अंदर कहीं से भी आप उसको कट कर लो, कितने भी जगह से आप उसको कट कर लो, फ्रॉम एनी ऑफ द सरफेस इट विल डिवाइड इनटू द 2 इक्वल हाफ। पासिंग थ्रू द सेंटर द एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू द 2 इक्वल हाफ। अगर वो लाइन सेंटर से पास हो रही है तो वो एनिमल जो है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ सिमेट्री वेयर एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू 2 इक्वल हाफ। देन नेक्स्ट इज व्हाट बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है, सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी होती है जहां से आप बॉडी को जब डिवाइड करोगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होएगी, और वो 2 इक्वल हाफ उसके कौन से होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट। हर तरफ से बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यू कैन सी फर्स्ट इज द बीटल, और बीटल के अंदर इन्होंने क्या दिखाया, बाइलेटरल सिमेट्री। अब आप देख रहे हो कि बीटल को जब अगर आप कट करोगे तो इसी तरह से आपको कट करना पड़ेगा, तभी आपको राइट एंड लेफ्ट जो मिलेंगे वो 2 इक्वल हाफ्स में मिलेंगे। ठीक है,
रेडियल सिमेट्री में आपको कोरल पॉल्प दिखाइए, इस कोरल पॉल्प को आप फ्रॉम द सेंटर कैसे भी कट कर लो, यू विल बी गेटिंग दी 2 इक्वल हाफ। नो सिमेट्री यानी स्पॉन्ज का एग्जाम्पल है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, आप इसका कोई सेंट्रल एक्सिस नहीं है, आप इसको कितना ही सेंट्रल से कट करो, ऊपर से कट करो, बॉटम से कट करो या अपर पार्ट से कट करो, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, देयर इज नो सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन की बात आती है, तो जब सेगमेंटेशन की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ऑर्गेनिज्म आता है एंड दैट इज दी अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर प्रॉपर सेगमेंटेशन होते हैं। सो सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू द सेगमेंट्स विथ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। सेगमेंटेशन यानी कि पूरी बॉडी के अंदर डिवाइडेशन होंगे, वो डिवाइडेशन एक्सटर्नली भी हो सकते हैं या इंटरनली भी हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी, फर्स्ट इज अनसेगमेंटेड बॉडी, स्यूडो सेगमेंटेड और मेटामेरिक सेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड यानी कोई बॉडी सेगमेंटेशन है ही नहीं, जिसमें प्लेटीहेलमिन्थेस इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज स्यूडो सेगमेंटेड, जहाँ पे फॉल्स सेगमेंट्स हैं और वो जो सेगमेंट्स है वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं, एग्जाम्पल इज टेप फॉर्म। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्यूडो सेगमेंट्स होते हैं ना वो इक्वली नहीं होते, उनके अंदर जितने भी सेगमेंट्स बने हुए होते हैं उनकी बॉडी में वो सेगमेंट्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। मेटामेरिक में क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल सेगमेंट्स होते हैं और ये जो सेगमेंट्स होते हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड दे वर्क टुगेदर। ओके, सो द एग्जाम्पल कैन बी द एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड द हायर एनिमल्स। अब इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंट्स के अंदर वैसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है अर्थवर्म का। Now let's see the image. So this is the pseudo segmentation which is present in tapeworm. You can see इसके अंदर जो tapeworm के अंदर जो आपको segments दिख रहे हैं इसकी body के अंदर, ये सारे के सारे segments equal नहीं है, कहीं पे छोटा segment है, कहीं पे बड़ा segment है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट अर्थवर्म, जो कि प्रॉपर मेटामेरिक सेगमेंटेशन जिसके अंदर होता है। यहाँ पे आप कहीं भी बॉडी के किधर भी नज़र मार लो, पूरी बॉडी पे आपको इक्वल डिवीजन मिलेगा या इक्वल सेगमेंटेशन मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ सेगमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, एम्ब्रियोजेनी। ना नेक्स्ट इज क्या है, एम्ब्रियोजेनी। तो एम्ब्रियोजेनी क्या होती है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं दे ऑल आर डेवलप they all develop their tissues, organs, organ system from the cells and that from the embryonic level। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब अपने अंदर कोई सेल डेवलप करेगा, कोई टिश्यू डेवलप करेगा, कोई ऑर्गन करेगा, कोई ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करेगा। और वो जब डेवलप करते हैं अपने अंदर ये सारी चीज़ें, तो किसके थ्रू डेवलप करते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर के अंदर डेवलप करते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर के थ्रू डेवलप करते हैं। यानी इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं कि जो 3 जर्म लेयर होती है, जब बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो 1 मंथ 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर आते आते उसके अंदर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। अब वो ऑर्गन की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्योंकि जो ब्लास्टुला गैस्ट्रुला स्टेज थी उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी, 3 जर्म लेयर्स वर प्रेजेंट, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एंड जस्ट विद द हेल्प ऑफ दोज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, उस बेबी, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जो पैदा हो रहा होता है, उसने क्या करा, अपने अंदर सेल की, टिश्यूज़ की, ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अब देखते हैं एम्ब्रियोजेनी में क्या है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक मीन्स आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट एंड द एग्जाम्पल इज व्हाट, सीलेंट्रेट। नेक्स्ट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, यानी कि तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है और इसमें एग्जाम्पल होता है फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम टू कॉर्डेटा। यानी कि एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है और मीजोडर्म भी है। अब आपको यहाँ पर 2 फिगर्स भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक में अगर आप देखोगे तो मीजोडर्म की जगह लिखा हुआ है मीजोग्लोए, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखोगे जो 3rd लेयर है या जो मिडिल लेयर है अपन कह सकते हैं, वो मिडिल लेयर के अंदर लिखा हुआ है क्या, मीजोडर्म। सो व्हाट इज दैट, मीजोग्लोए।
मीजोग्लोए जो होती है इट इज़ अ अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, इसको अपन जर्म लेयर नहीं कह सकते। एंड इट प्रोवाइड ओनली द सपोर्ट टू द बॉडी, ये सिर्फ बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या अपन कह सकते हैं ये जो दो जर्म लेयर हैं इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बाकी एज सच इसका दूसरा कोई काम नहीं होता। जबकि जो मीजोडर्म होती है वो डिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है और वो आगे जाके कोई ना कोई सेल, कोई ना कोई टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जब अब आपने देखा होगा गैस्ट्रूला के अंदर, गैस्ट्रूला स्टेज जो होती है उसके अंदर तीनों स्टेजेस होती हैं, एक्टोडर्म, तीनों जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, और बीच में एक उसकी लेयर होती है दैट इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन। तो इस तरह से जो गैस्ट्रूला स्टेज है उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो डिफरेंट सेल बनाती हैं या बॉडी के डिफरेंट पार्ट बनाती है। जैसे अगर अपन एक्टोडर्म बोले तो ये आउटर लाइनिंग लेयर होती है, एंडोडर्म जो होती है वो कुछ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती है, एक्टोडर्म कुछ लाइनिंग्स बनाती है यानी कि आउटर कवरिंग्स की फॉर्मेशन करती है, आर्केंटेरॉन मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर जो कि एज एन मीजोडर्म होती है, वो आर्केंटेरॉन मेम्ब्रेन क्या करती है, डाइजेस्टिव कैविटी बनाती है एम्ब्रियो की। सो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं जर्म लेयर के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द नोटोकॉर्ड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वी कैन से इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट ये बहुत जनरल फीचर भी है। इसमें क्या होता है, वही प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज कॉर्डेटा, वन इज नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हैविंग द वेल डेवलप्ड नोटोकॉर्ड, यानी कि इसके पास जो नर्वस सिस्टम होगा ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और वेल डेवलप्ड होगा, बट नॉन कॉर्डेटा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता बिकॉज द कॉर्डेटा इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। देन कॉर्डेटा के अंदर एग्जाम्पल इज कॉर्डेटा ओनली, नॉन कॉर्डेटा में पॉरीफेरा से हेमीकॉर्डेटा तक इज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज बॉडी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इसके अंदर बात आती है हार्ड बॉडी है कि सॉफ्ट बॉडी है। अगर हार्ड बॉडी है इट मीन्स कि जो उसका बॉडी का जो स्केलेटन है वो हार्ड शेल से बना हुआ है जो कि हायर एनिमल्स में बना हुआ होता है। सॉफ्ट बॉडी यानी कि जो उसका स्केलेटन है वो हार्ड पार्ट से नहीं बना हुआ या स्केलेटन ही एब्सेंट है जो कि सिंपल या प्रिमिटिव एनिमल्स में होता है। नाउ इस पिक्चर में, दोनों ही पिक्चर में मॉलस्क का एग्जाम्पल है। एक तो मॉलस्क में ऊपर देखोगे अगर आप हार्ड बॉडी के सामने तो वहां पर जो उसका ऊपर की साइड शेल दिख रहा है, दैट शेल इज मेड अप ऑफ व्हाट, हार्ड बॉडी। बट नीचे जब आप सॉफ्ट बॉडी के सामने देखोगे तो ये भी एक तरीके का मॉलस्क है बट इसके अंदर कोई भी शेल नहीं है, तो इसकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट बॉडी है, कोई हार्ड शेल से नहीं बनी हुई। नेक्स्ट इज बॉडी प्लान। बॉडी प्लान के अंदर दो टर्म्स आती हैं, वन इज प्रोटोस्टोम्स एंड दी अनदर वन इज ड्यूटेरोस्टोम्स। इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो बात आती है कि माउथ कैसे डेवलप होता है। एक के अंदर तो माउथ डेवलप होगा ब्लास्टोपोर से और दूसरे के अंदर एनस डेवलप होगी फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। तो एक के अंदर जो माउथ ओपनिंग है वो पहले डेवलप होगी, एनस ओपनिंग विल डेवलप सेकेंडरीली एंड द एग्जाम्पल कैन बी एनलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स। ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर एनस जो होती है वो पहले डेवलप होती है और जो माउथ होता है वो सेकेंडरीली डेवलप होता है एंड द एग्जाम्पल कैन बी द इकाइनोडर्म्स एंड द कॉर्डेटा। यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो ब्लास्टोपोर की साइड से प्रोस्टोस्टोम्स के अंदर माउथ डेवलप होगा और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर एनस का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर अब अपन एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, जो इसका गिल स्लिट्स हैं दे आर प्रेजेंट। हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, वर्टिब्रेट्स इसके अंदर आते हैं एंड द एग्जाम्पल कैन बी द पाइसेस, एवीज, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नाउ नेक्स्ट इज द नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा खुद ही एक तरीके का फाइलम है और कॉर्डेटा के अंदर ये जो वर्टिब्रेट्स अभी अपन ने देखा ये एक क्लास है या हम कह सकते हैं सब फाइलम है और इस सब फाइलम के अंदर अलग अलग क्लासेस आती हैं जैसे मेमेलिया क्लास, एवीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारी। नॉन कॉर्डेटा में क्या होता है, कॉर्डेटा इज एब्सेंट और डू नॉट हैव कॉर्डेटा, गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, हार्ट जो होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट्स इनको हमने बोला है एंड द एग्जाम्पल कैन बी प्रोटोजोआ, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स। नाउ एक फ्लो चार्ट है, लेट्स सी दैट फ्लो चार्ट।
एनिमल ग्रुप है, एनिमल किंगडम है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा, सेल्यूलर लेवल एंड टिश्यू लेवल। सेल्यूलर लेवल के अंदर हमने एक फाइलम उसको दे दिया, दैट वाज दी पॉरीफेरा, यानी कि पॉरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं दोज ऑल हैव द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल्यूलर लेवल। टिश्यू लेवल के अंदर हमने फर्दर डिवीजन करे, सीलोम प्रेजेंट है, स्यूडोसीलोम है या सीलोम एब्सेंट है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो सीलोम एब्सेंट है, देन स्यूडोसीलोम इज प्रेजेंट, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। तो अगर सीलोम एब्सेंट है तो बॉडी को अगेन डिवाइड कर दिया, लेकिन अगर स्यूडोसीलोम प्रेजेंट है तो उसको एक फाइलम दे दिया, दैट इज नीमाटोड। यानी नीमाटोड के अंदर, नीमाटोड का किंगडम एनिमल है, उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी एंड उसके अंदर जो स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होगा, यानी ट्रू सीलोम नहीं है, फॉल्स सीलोम है। अब सीलोम अगर एब्सेंट है तो भी हमने सब डिवीजन कर दिया कि बॉडी रेडियली प्रेजेंट है या बायलेटरली, और अगर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है तो भी हमने उसका डिवीजन कर दिया कि वो जो ट्रू सीलोम है उसको मीजोडर्मल सेल्स बना रही हैं या एंडोडर्म सेल्स बना रही हैं। तो लेट्स सी, अगर बॉडी रेडियली डिवाइड है इट इज सीलेंट्रेट, बायलेटरली डिवाइड है देन इट इज प्लेटीहेलमिन्थीज। अगर ट्रू सीलोम को मीजोडर्मल सेल्स बना रही हैं, मीजोडर्मल सेल्स से वो ट्रू सीलोम बन रहा है, तो द फाइलम विल बी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मलस्का। बट अगर एंडोडर्म सेल्स बना रही हैं तो फर्दर क्लासिफिकेशन करा कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट, यू ऑल नो नोटोकॉर्ड अगर एब्सेंट है तो इट वुड बी इकाइनोडर्मेटा, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये कॉर्डेटा होता है। नाउ यू गाइज कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट और you can also download this lecture from the description box. I have given the link in the description box for downloading the lectures. ठीक है, हर लेक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हो from the description box but in the PDF form. So this flow chart is very easy and it is very important. इससे हमें ये पता चलता है कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा और कौन सा फाइलम किस मतलब एक ही फाइलम को के कैरेक्टर्स हम यहीं से पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे कॉर्डेटा फाइलम के कैरेक्टर्स बताओ, तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो टिश्यू लेवल होगा, उसके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी जो है उसके अंदर सीलोम बनाएगी और नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है। तो ये उसके कैरेक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हम इसके अंदर कैरेक्टर्स भी पता लगा सकते हैं और हमने फाइलम को भी अलग अलग डिस्टिंग्यूश करके बता दिया इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो दिस कंप्लीट्स विथ योर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा एंड दी नॉन कॉर्डेटा। ओके, अब आर यू बेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स सी, जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं। सो द फर्स्ट इज व्हाट आर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। Second is what is coelom? Explain the different types of coelom with example. Third is write short note on symmetry. Fourth is define coelom. Fifth, write short note on the basis of classification of chordata and non-chordata. इसके अंदर आपको पूरा अभी तक जितना भी वीडियो में अपन ने पढ़ा है ये पूरा लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज डिफाइन coelom and its various types. 7th is define symmetry and write the two phylum with the radial symmetry. Next, 8th question is write short note on the level of body organization. 9th is describe the various kind of body symmetry and coelom found in the animals with examples. 10th is describe the basis of animal classification, यानी इसके अंदर भी पूरा आएगा स्टार्टिंग से कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्यों नीडफुल है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की है। And the 11th question and the last question is what define prostostomes and the deuterostomes. So this was all about the questions. Now please write the answers of these questions and I will upload the video of question and answers also. So this completes with our today's lecture. If you guys find any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the notification of the regular lecture updates, and also don't forget to share the video. Thank you so much.